बच्चों, ये 2021 346 एफएस सेट का तीसरा वीडियो है। इससे पहले इसके 2 वीडियो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जो है उस वीडियो को देख लें और इस 2021 के 346 FU सेट के सारे हल आपको इस चैनल में मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आप बोर्ड परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आपको बहुत ही लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं कि अभी तक जो है हम इस सेट के 2 4 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। ठीक है, आज हम 3 का हल करेंगे। तो 3 का वाला जो प्रश्न है इसमें कह रखा है कि समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए, इसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा कोई भी पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बराबर हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो ये माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्येक बिंदु पर शून्य विभव होता है। पृथ्वी का कोई भी बिंदु है उस पर विभव शून्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह जो है वो एक समविभव पृष्ठ है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? ऐसे ही जो है कोई भी एक समान रूप से आवेशित चालक होता है, उसके भी पृष्ठ पर विभव जो है वो प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। आपने ये डेरिवेशन पढ़ा भी होगा कि एक खोखले गोले के केंद्र पर एक आवेश है तो उसके पृष्ठ पर कितना वैद्युत विभव होगा, तो उसका जो वैद्युत विभव निकल के आता है वो एक समान निकल के आता है पृष्ठ पर। तो वो गोला का जो पृष्ठ है, किसी खोखले गोले का जो पृष्ठ है, चालक खोखले गोले का पृष्ठ है, उस पर भी वैद्युत विभव जो है वो समान होता है, तो वो भी वैद्युत समविभव पृष्ठ का ही उदाहरण हो जाएगा। तो इस तरह से समविभव पृष्ठ की परिभाषा बनती है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव का मान बराबर होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ गए आप लोग? आगे इसी में एक चीज़ और है कि इसकी मतलब किसकी, समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो इसकी जो 2 विशेषताएं हैं उसमें आप सबसे पहले तो यही लिख सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी विशेषता ये लिख सकते हैं कि अगर किसी एक धन आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से तक दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो वहाँ किया गया कार्य शून्य होता है। इसे कैसे समझते हैं हम लोग? देखो हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे मान लेते कि ये जो है ना, ये मेरा जो पेपर है ना, ये एक समविभव पृष्ठ है। ठीक है, और इस पे कोई एक बिंदु ये है और इस बिंदु पर विभव जो है V1 है, और दूसरा बिंदु ये है, इस पर विभव जो है वो V2 है। तो अगर आपसे कोई कहे कि ये जो आपको मेरा वो पेपर दिख रहा है ये एक समविभव पृष्ठ है, तो आप उससे तुरंत झट से बोलेंगे कि इसका मतलब हुआ कि V1 बराबर V2 होगा। ठीक है, अगर कोई कहे कि ये जो पृष्ठ है जो आपको दिख रहा है हमारा पेपर, ये समविभव पृष्ठ है, तो इसके 2 बिंदुओं पर विभव जो V1 V2 अलग अलग है ये बराबर होगा। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विभवांतर B1 माइनस B2 बराबर होता है W/Q। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कार्य W बराबर आ जाता है Q इंटू B1 माइनस B2। तो Q इंटू B1 माइनस B2 की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, B1, क्योंकि समविभव पृष्ठ है, विभव हर बिंदु पे बराबर होगा, तो B1। तो ये जो है B इंटू B1 माइनस B कट के 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ के
किसी एक बिंदु से वैद्युत आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो ये दोनों आपकी दो विशेषताएं हो जाएंगी इस प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आपको मैंने ये लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन क्या है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत, ये क्षेत्र, सॉरी बच्चों, ये क्षेत्र नहीं होगा, ये होगा वैद्युत विभव। विभव, ये मिस्टेक हो गई, ये वैद्युत क्षेत्र की जगह वैद्युत विभव नियत रहता है। क्या हुआ कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव नियत रहता है, कामा समविभव पृष्ठ कहलाता है। दो गुण कौन कौन से बताए थे? पहला गुण तो यही हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, और दूसरा समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। तो आप वीडियो को पॉज करके ये जो है डेफिनेशन उतार सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये हमने बहुत आसान भाषा में लिखा है, सरल शब्दों में लिखा है, तो ये आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? E1 व E2 विद्युत वाहक बल तथा R1 एवं R2 आंतरिक प्रतिरोध वाली दो बैटरी समांतर क्रम में जुड़ी हैं। तुल्य बैटरी का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि दो बैटरी हैं जो कि इसमें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं, और आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। तो इनके जोड़ने से जो हमारी तुल्य बैटरी बनेगी, मतलब जो दोनों सेल्स को, दोनों बैटरी को जोड़कर एक जो अकेली एक नई बैटरी बनेगी, उसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, और उसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको लिख रखा है। आप लोगों को समझा देता हूँ कि इस टाइप के प्रश्न को कैसे हल करना है। ये थोड़ा कठिन भी है, लेकिन अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते, टॉपर लिस्ट में आना चाहते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करना आवश्यक है। ऐसे प्रश्न अगर आप छोड़ेंगे या हल नहीं करेंगे तो पास तो हो सकते हैं, लेकिन अच्छे नंबर आपके नहीं आएंगे। तो आइए हम इसको हल करते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल किया जाएगा। तो अगर आप देखें तो मैंने इसका जो है सॉल्यूशन पहले से निकाल के रखा है। आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि एक सर्किट बनाया है। इसमें दो बैटरियां हैं, एक तो ये है, ये बैटरी है, तो एक ये लाइन और एक ये एक बैटरी ये है और एक बैटरी ये है। ठीक है, इस बैटरी से जो है हमने क्या किया, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में देख सकते, ये वाली बैटरी भी इससे पॉइंट से जुड़ी है और ये भी जुड़ी इसी से, तो ये जो है हमारे समांतर क्रम में हो गई। अब जो है हमने क्या किया, इन दोनों बैटरियों से एक एक्सटर्नल बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया, कैपिटल आर। ये बाह्य प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ ये जो बैटरी पहली वाली थी जिसका विद्युत वाहक बल E1 है, इससे I1 धारा निकलती है, और दूसरी वाली बैटरी से I2 धारा निकलती है, और ये दोनों I1 I2 जो है यहाँ पे मिलके यहाँ पर जो है ये बाह्य प्रतिरोध में पहुँचती है धारा। इस बाह्य प्रतिरोध में पहुँचने वाली धारा को हमने I मान लिया। तो आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे किरचॉफ का अगर हम संधि नियम लगाएं तो इस बिंदु पर ये I1 और I2 धारा आ रही है और ये कैपिटल I जा रही है, तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। इसे मान लेते हैं हम समीकरण 1 और छोड़ देते हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये दोनों बैटरी जो हैं जो समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो इनके सिरों के बीच जो अगर हम विभवांतर निकालें
तो जितना विभवांतर यहाँ से यहाँ तक इस सेल से में होगा उतना ही यहाँ होगा, उतना ही इस प्रतिरोध में भी होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो सिरों के बीच विभवांतर है वो बी है। अब आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो ये संबंध होता है बी बराबर ई माइनस आई आर। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसी सूत्र को इस पहले वाले सेल के लिए लगाते हैं। तो पहले वाले सेल में ई की जगह पे हो जाएगा ई वन, स्मॉल आर की जगह हो जाएगा आर वन और करंट की जगह हो जाएगा आई। तो हमने इस समीकरण में बी की जगह लिख दिया, बी तो बी रहेगा, वोल्टेज तो तीनों में समान है, ई वन में ई टू और आर तीनों में वोल्टेज समान है। ठीक है, तो इसमें हम जब ई वन में लगाते तो बी तो बी रहेगा। ठीक है, ई की जगह ई वन आ जाएगा, आई की जगह पे आई वन आ जाएगा, आर की जगह पे आर वन आ जाएगा। अब हम इसे इसी तरह जो है सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ये माइनस वाला आई वन और आर वन है इसको इधर लेके आते हैं और बी को इधर ले जाते हैं। तो आई वन आर वन बराबर ई वन माइनस बी, फिर यहाँ से आई वन का मान निकालते तो ई वन माइनस बी बटे आर वन। तो आई वन बराबर हो जाता है ई वन बटे आर वन माइनस बी बटे आर वन। ठीक है बच्चों, अब इसे आगे हम जब हल करते हैं तो इसी प्रकार हमारा जो दूसरी बैटरी थी E2 उसके लिए भी हल करेंगे। उससे कितना करंट आ रहा है I2, उससे ये दूसरी बैटरी है इससे करंट आ रहा है I2। तो जो I2 करंट आ रहा है इसके लिए अगर हम ऐसे समीकरण निकालें इसी तरह से, ठीक है, तो हमारा समीकरण आ जाएगा I2 बराबर E2 बटे R2 माइनस बी बटे R2। अब हम क्या करते हैं, I1 और I2 का मान समीकरण एक में रख देते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो I1 बा I2 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या था, I बराबर I1 प्लस I2। अब I बराबर हमारा जो है वो आ जाएगा, I बराबर I1 का मान कितना था, E1 बटे R1 माइनस बी बटे R1 प्लस I2 का मान था E2 बटे R2 माइनस बी बटे R2। अब E1 वाले पद एक तरफ ले लेते हैं, E1 मतलब E वाले पद एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और आंतरिक प्रतिरोध R वाले पद एक तरफ ले लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है E1 बटे R1 और ये E2 बटे R2, इनको जोड़ देते हैं। अब ये दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया B1 बटे R1 प्लस B2 बटे R2। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं आगे, हम इसमें भी दोनों में B है तो B कॉमन ले लिया। अब हम B बराबर, हम लोगों को मालूम है कि B बराबर होता IR, तो B का मान यहाँ रख दिया। तो ये हो गया I बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस यहाँ पे B की जगह IR लिख दिया बटे 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2। अब हमने क्या किया, इसको हम इधर लेके आए। ठीक है, देखिए कैसे लेके आए, ये जो है इस पद को इधर लेके आए तो ये हो जाएगा I प्लस I1 ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 और कैपिटल R, ये भूल ही गए, बराबर E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। ठीक है बच्चों, ये हम जो है इसको इधर ले आए। अब इससे इस पद, दोनों पद से I कॉमन आ गया तो I कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 और ये कैपिटल R हमारा अभी भी है, इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। क्लियर बच्चों, यही लाइन तो यहाँ पे जो मैंने आपको निकाल के दिखाई यही तो लाइन लिखी है। I कॉमन ले लिया, 1 प्लस R ब्रैकेट में 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू E1 बटे R1 ये लिखा हुआ है, I1 प्लस R 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2। अब यहाँ से I का मान निकाल लिया। अब ये जो दोनों बैटरी से हमें धारा मिल रही थी I, उस धारा का मान निकाल लिया और हमें निकालना था इस
कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों सेल मिलाने के बाद जो हमारा टोटल तुल्य विद्युत भाग बल है वो, और हमने निकाल दिया धारा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि ये जो परिपथ हमने बनाया था, इस परिपथ में जो हमने ये बाह्य प्रतिरोध लगाया था ये लगा ही नहीं है, केवल दो सेल हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है। तो हमने क्या कर दिया, इसमें R का मान रख दिया, मान लिया 0। ठीक है, तो R जब 0 मान लेंगे तो यहाँ पे जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R का मान 0 है, तो ये जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये केवल यहाँ 1 बचेगा। तो I बराबर हमारा केवल बचेगा E1/R1 प्लस E2/R2। ठीक है, कब, जब इसमें कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं लगा है। अब आपको मालूम है कि ये दोनों बैटरियां जो हैं वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब मान लेते ये आर हमारा है नहीं, कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध लगा ही नहीं है, तो ये दोनों समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जब इनका प्रतिरोध निकालेंगे तो इनका प्रतिरोध हो जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस R2। यही तो समांतर क्रम में प्रतिरोध निकालने का तरीका होता है। तो हमारा जो है यहाँ पे जो है तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का कितना आएगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये तुल्य प्रतिरोध आ गया 1/R बराबर। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से अब एक कॉन्सेप्ट आप और समझिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी भी सेल, जैसे ये फार्मूला होता है E बराबर B-IR, अगर हम ये मान लें कि सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, ठीक है, तो हमारा जो है I की वैल्यू 0 हो जाती, मतलब E बराबर B हो जाता है, मतलब विद्युत भाग बल जो है वो टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब विद्युत भाग बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर हो जाता है तो एक फार्मूला होता है B बराबर IR। ठीक है, अब B अगर हम B को हम E रख देते हैं, मतलब टर्मिनल विभवांतर जो है हमारा विद्युत भाग बल के बराबर हो जाता है, तो उस समय परिपथ में कोई भी बाह्य प्रतिरोध नहीं होता, तो I/R रहता है, केवल कैपिटल R नहीं रहता है। ये आप लोगों को याद रखिएगा कि जब B का मान जो है वो E के बराबर हो जाता है उस समय परिपथ में केवल आंतरिक प्रतिरोध होता है, और इसलिए हम R की जगह पे केवल क्या रखते हैं, I रखते हैं। तो हमारा यहाँ पे I बराबर हो जाता है E/R, जहाँ E जो है वो हमारा तुल्य विद्युत भाग बल होता है और R जो है ये तुल्य प्रतिरोध होता है। ठीक है, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो यही देखिए, मैंने यही किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने किया है कि I बराबर E/R, मतलब ये E जो है तुल्य विद्युत भाग बल हो गया और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध हो गया। अब I का मान हम ऊपर ये भी निकाल चुके थे, E1/R1 प्लस E2/R2, तो हमने इसे भी इसके बराबर कर दिया। ठीक है, कि I बराबर E/R बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। अब हम क्या करते हैं, इस R को इधर भेज देते हैं, I से कोई मतलब नहीं, अब छोड़ देते हैं I को, E/R, R को हम इधर भेज देते हैं। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा E बराबर E1/R1 प्लस E2/R2, और जो इधर R बटे में था वो इधर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा। अब अभी हमने आपको पढ़ाया था कि जो 1/R होता है इसका मान होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर हम ये यहाँ पे मान रखें तो यहाँ का मान, ये R बराबर हमारा उल्टा हो जाएगा ना, 1/R1 प्लस 1/R2। हमने इस पूरे को एक नंबर माना, इसके बटे में 1 माना, तो जब इसे उल्टा किया तो इसे भी उल्टा करना पड़ेगा। ये 1/R का उल्टा R हो गया, तो इसके बटे में 1 था तो ये बटे में 1 ऊपर चला गया, और ये पूरा नंबर जो है ये बटे में आ गया। तो ये R का मान हो गया। ये R का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो हमारा E बराबर आ जाता है E1/R1 प्लस E2/R2,
और टोटल डिवाइड हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब ये कहाँ से आया, ये हमने R का मान यहाँ रखा है, ठीक है। तो R का मान 1/, में है ना, तो इसलिए हमने बटे में लिखा। इसे अगर ऐसे लिखो तो ऐसे देखो और समझ में आ जाएगा आपको कि ये वाला जो समीकरण है, ये वाला हम लिख रहे हैं, ये जो E बराबर है, तो ये E बराबर जो है इसे हम लिख रहे हैं E बराबर E1/R1 प्लस E2/R2। और R का मान कितना हमने बताया तुम्हें, R का मान बताया 1/1/R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसकी नंबर की इससे मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा E1/R1 प्लस E2/R2 और टोटल बटे में हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये इक्विवेलेंट मतलब तुल्य विद्युत भागबल निकल आया, ठीक है बच्चों। तो यही अगर आप देखें तो हमने यहीं पे किया है, इस R को जो है हमने इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये E1/R1 प्लस E2/R2 इंटू स्मॉल r हो गया। स्मॉल r का मान हमने जो है यहाँ से निकाल के रखा, तो जो अभी हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखाई थी, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला सेम आ गया। E1/R1 प्लस E2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। तो इस तरह से ये प्रश्न में हमारा ये जो है वो तुल्य विद्युत भागबल आ गया और ये तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया हमने। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस सेट के अगर आपको और वीडियो देखने हैं पिछले वाले, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें। और अगर आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, तो आप सरल भाषा में अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।